वी रीड अबाउट चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के टाइम कौन कौन से चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी ऐसा पीरियड होता है जिसके टाइम एडोलसेंट बॉयज़ या फिर गर्ल्स सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। उस पीरियड को बोला जाता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस कौन कौन से होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में? प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी होती है वो क्या हमें मार्क करती है, क्या शो करती है? प्यूबर्टी शोज द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, कि अब रिप्रोडक्टिव पीरियड की स्टार्टिंग है, बिगनिंग को शो करती है, जिसमें कोई भी बॉय या फिर गर्ल रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, वही प्यूबर्टी होता है। अब प्यूबर्टी में चेंजेस कौन कौन से होते हैं? देखो प्यूबर्टी के टाइम काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। हाइट में इंक्रीज़ होना, फेस पर पिंपल्स या फिर एक्ने का होना, बॉडी की शेप, बॉडी की अपीयरेंस में चेंज होना, वॉइस में चेंज होना, ये सारे प्यूबर्टी की मार्किंग है। और प्यूबर्टी क्या हमें शो करती है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड की स्टार्टिंग है, सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने वाले हैं और रिप्रोडक्शन के कैपेबल कोई भी बॉय या फिर गर्ल होने वाला है। फर्स्ट चेंज होता है इंक्रीज इन हाइट, द मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव चेंज दैट इज़ क्लियरली विजिबल चेंज। जो सबसे क्लियरली विजिबल चेंज होता है जो बॉयज़ और गर्ल्स में, वो क्या होता है? सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट में एकदम से हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द लॉन्ग बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, एलोंगेट, वो लंबी हो जाती हैं, लेंथन हो जाती हैं, एंड मेक अ पर्सन टॉल, और जिसके कारण वो इंसान लंबा हो जाता है। चिल्ड्रन गेन अ लॉट ऑफ हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम वो अपनी मोस्ट ऑफ द हाइट को गेन कर लेते हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, शुरुआत में गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा ग्रो करती हैं, बट बाय 18 ईयर्स ऑफ एज बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट। लगभग 18 साल तक की उम्र में बॉयज़ और गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेते हैं लगभग। जनरली द मैक्सिमम हाइट ऑफ गर्ल्स इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बॉयज़, जो जनरली सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो गर्ल्स की हाइट होती है ना, वो आमतौर पर कम रहती है थोड़ी बहुत बॉयज़ से। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट पर्सन, जो हाइट की ग्रोथ की रेट है, जो स्पीड होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कुछ तो ऐसे होते हैं जो एकदम से हाइट गेन कर लेते हैं और फिर उनकी हाइट थोड़ी मैक्सिमम जाकर फिर थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से इंक्रीज़ नहीं दिखाते, धीरे धीरे इंक्रीज़ दिखाते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना हाइट का, वो चेंज होता रहता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सभी पार्ट्स भी एक रेट से ग्रो नहीं करते। कई बार तो कैसे होता है कि आर्म्स और लेग्स, यानी बाजू और टांगे, या फिर हाथ, या फिर एडोलसेंट बॉयज़ के पैर वगैरह, तो बाकी बॉडी के मुकाबले ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़े ओड दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना, वो इनकी रेट ऑफ ग्रोथ के साथ कैचअप कर लेते हैं और फिर बाद में जो बॉडी है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट दिखने लगती है। द हाइट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से किस तरह के जीन्स का उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है वो भी एक पर्सन की हाइट को डिपेंड करता है, वो भी उसे इफ़ेक्ट करता है। कि अगर पेरेंट्स दोनों के दोनों कैसे हैं, लंबे हैं, टॉल हैं, तो उनके सन और डॉटर लगभग सभी टॉल ही मिलेंगे, लंबे ही मिलेंगे। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि पेरेंट्स दोनों टॉल हैं और बच्चे छोटे हैं। तो ये जीन्स पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स से किस तरह के जीन्स का इनहेरिटेंस हुआ है, किन तरह के जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, जो हाइट होती है पर्सन की वो किसी फैमिली मेम्बर से भी कई बार सिमिलर हो सकती है या फिर कई बार लेस सिमिलर भी हो सकती है। अब देखो, हमने हाइट में चेंज के बारे में तो पढ़ लिया कि प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट में चेंज होता है। अब हम पढ़ते हैं कि चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस, कि प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी शेप और अपीयरेंस में भी चेंज होता है।
व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, जब एक बच्चा छोटा होता है, सम टाइम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टेल फ्रॉम द अपीयरेंस वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल। तो उसको देखकर ये बताना कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, ये कई बार डिफ़िकल्ट होता है। तो हम कैसे पहचानते हैं फिर? हम कई बार उनके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। लड़कों जैसे कपड़े डाल रखे होंगे तो लड़का होगा, लड़की जैसे डाल रखे होंगे लड़की होगी। लेकिन जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है किसी की लाइफ में, तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी शेप और अपीयरेंस में काफ़ी सडन हमें चेंज देखने को मिलता है, जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इजी हो जाता है। व्हेन प्यूबर्टी सेट्स इन, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, सेट्स इन का मतलब स्टार्ट होना, ए टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस स्टार्ट्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स विच मेक द बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो प्यूबर्टी के स्टार्ट में बॉडी शेप और अपीयरेंस में जो रैपिड चेंज होता है वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम, जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे से डिफरेंट यानी अलग दिखाई देने लगते हैं। Actually, the testes boys and ovaries in girls make different hormones which make the bodies of boys and girls to develop in different ways. Actually ये डिफरेंस आता किसके कारण है कि उनके लुक में डिफरेंट होने लगता है, अपीयरेंस डिफरेंट होने लगती है। ये होता है कि बॉयज़ में जो टेस्टिस होती हैं और गर्ल्स में जो ओवेरीज होती हैं वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, जिसके कारण बॉयज़ की बॉडी और गर्ल्स की बॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग तरीक़ों से होता है। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं? बॉयज़ डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन गर्ल्स। जो बॉयज़ के शोल्डर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े और उनकी चेस्ट जो होती है गर्ल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स देन बॉयज़। गर्ल्स के जो हिप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं, क्योंकि उनके जो वेस्ट के नीचे का रीजन होता है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, वाइड होता है। बॉयज़ डेवलप मोर मसल देन गर्ल्स। बॉयज़ में मसल का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, इसलिए बॉयज़ की बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर दिखाई देती है देन दैट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स डेवलप ब्रेस्ट, दिस ऑल्सो चेंज द बॉडी शेप ऑफ ग्रोन अप गर्ल्स एंड मेक्स देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़। बॉयज़ डेवलप एडम्स एप्पल, ए बल्ज इन द फ्रंट ऑफ थ्रोट। बॉयज़ में एडम्स एप्पल की डेवलपमेंट होती है, जो गले में उनके थोड़ा सा हमें बल्ज दिखाई देते हैं ना, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो बॉयज़ में एडम्स एप्पल की डेवलपमेंट हो जाती है विच मेक देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स, जो उन्हें गर्ल्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं हमें। बॉयज़ डेवलप फेशियल हेयर। बॉयज़ में फेशियल हेयर की डेवलपमेंट होती है, यानी उनकी दाढ़ी मूंछ वगैरह आने लगती है मुँह पर, लेकिन गर्ल्स के ऐसे फेशियल हेयर्स नहीं होते। सो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स मेक बॉयज़ लुक डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स, जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स के लुक में डिफरेंस आता है। तो ये सभी डिफरेंस थे जो प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं। अब है कि चेंज इन वॉइस, कि वॉइस में भी चेंज होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग आवर वॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी वॉइस जो प्रोड्यूस हो रही है वो वॉइस बॉक्स के कारण हो रही है। द वॉइस बॉक्स इन आवर थ्रोट, जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स होता है ना, उसे लैरिंक्स बोला जाता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स बिगिनस टू ग्रो इन बॉयज़ एज वेल एज इन गर्ल्स। प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में वॉइस बॉक्स ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन जो बॉयज़ में वॉइस बॉक्स की ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, यानी इनमें वॉइस बॉक्स ज़्यादा ग्रोथ करता है, इनमें कम ग्रोथ करता है, जिसके कारण इनका वॉइस बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दिस मीन्स दैट ग्रोन अप बॉयज़ हैव अ बिगर वॉइस बॉक्स इन देयर थ्रोट। इसके कारण बॉयज़ के गले में बड़ा वॉइस बॉक्स होगा, जिसके कारण उनकी जो वॉइस होती है ना वो डीप होती है, लो पिच वॉइस होती है, काफ़ी भारी आवाज़ होती है उनकी बॉयज़ की। Thus, the voice of boys changes at puberty and becomes deeper because their voice box enlarged too much and become bigger in size. उनकी डीपर वॉइस और लो पिच किस लिए होती है? क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज होता है और काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। द बिगर वॉइस बॉक्स इन ग्रोन अप बॉयज़ कैन बी सीन एज अ बल्ज। जो बड़ा वॉइस बॉक्स होता है ग्रोन अप बॉयज़ में, वो एक बल्ज की तरह उनके गले में दिखाई देने लगता है, जैसे बॉयज़ के गले में दिखाई देता है ना, इसे एडम्स एप्पल बोला जाता है। यहीं पर वॉइस बॉक्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है बॉयज़ में, तो ये इसी के कारण बॉयज़ थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं गर्ल्स से।
द बल्ज एट द फ्रंट ऑफ थ्रोट और नेक इज इन ग्रोन अप बॉयज इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसे ही एडम एप्पल बोला जाता है, जो बल्ज है इनके गले के फ्रंट में। एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड इन ग्रोन अप बॉयज बिकॉज ऑफ दियर बिगर वॉइस बॉक्स इन थ्रोट, क्योंकि इनके थ्रोट पे काफ़ी बड़ा वॉइस बॉक्स होता है ना, इनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसी के कारण ये एडम एप्पल बन जाता है। एन एडम एप्पल समटाइम्स लुक लाइक अ स्मॉल राउंडेड एप्पल जस्ट अंडर द स्किन इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट। एडम्स एप्पल होता है वो कई बार एक छोटे राउंडेड एप्पल की तरह दिखाई देता है, जो इनकी स्किन के नीचे है, उनके फ्रंट के थ्रोट के सामने। दस एडम्स एप्पल इज़ अ फीचर ऑफ थ्रोट ऑफ ग्रोन अप बॉयज़। इसलिए एडम्स एप्पल उनके गले का एक फीचर होता है बॉयज़ में, जो हमें नॉर्मली दिखाई देता है बॉयज़ में। इट इज़ अ बल्ज इन द थ्रोट और नेक। ये एक बल्ज होता है बॉयज़ के थ्रोट या फिर नेक में। ए रफ और हार्श वॉइस इज कॉल्ड हॉर्श वॉइस। जो रफ वॉइस होती है, कर्कश आवाज़ बोलते हैं जिसे, उसे हार्श वॉइस बोला जाता है। हार्श वॉइस इज कॉल्ड फटी आवाज़ इन हिंदी। इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल ड्यू टू विच दियर वॉइस बिकम्स हार्श। कई बार वॉइस बॉक्स की जो मसल्स हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, ग्रोथ कर रही है ना वॉइस बॉक्स की मसल्स, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके कारण उनकी वॉइस हार्श हो जाती है, आवाज़ फटने लगती है। दिस स्टेट ऑफ हार्शनेस ऑफ वॉइस मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ये जो स्टेट ऑफ हार्शनेस है या तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक चलती है, उसके बाद ये वॉइस नॉर्मल हो जाती है। ड्यू टू दिस टाइम द वोकल कॉर्ड्स ऑफ वॉइस बॉक्स गेट एडजस्टेड टू न्यू बिगर साइज ऑफ वॉइस बॉक्स। इस टाइम में जब उनकी वॉइस हार्श है, उसमें जो वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड होता है वो अपने आप को बड़े वॉइस बॉक्स में एडजस्ट कर लेता है। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज़। गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ के कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, जिसके कारण ये गले से बाहर कम ही विजिबल होता है, गर्ल्स में ज़्यादा विजिबल नहीं होता। सो गर्ल्स डू नॉट डेवलप एडम्स एप्पल एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम गर्ल्स में एडम्स एप्पल की डेवलपमेंट नहीं होती। द स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स गिव्स श्रिल वॉइस टू द गर्ल्स। जो वॉइस बॉक्स स्मॉल है गर्ल्स में, ग्रोथ नहीं हुई प्यूबर्टी के टाइम, तो स्मॉल वॉइस बॉक्स है, उसके कारण गर्ल्स की जो वॉइस होती है लो पिच वॉइस होती है, थोड़ी तीखी हाई पिच वॉइस होती है, जिसके कारण थोड़ी तीखी आवाज़ होती है। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म पिम्पल, एक्ने, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। पिंपल क्या होते हैं? जो पर्सन के फेस पे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं ना, उन्हें तो पिंपल बोला जाता है। एक्ने क्या होता है? ये एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जो काफ़ी ज़्यादा रेड पिंपल अगर फेस पर हो रहे हैं, जैसे कि फेस पर किसी की फेस पे बहुत ज़्यादा रेड पिंपल्स हो चुके हैं, तो उस स्किन कंडीशन को बोला जाता है एक्ने होना। और सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारी स्किन पे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? ऑयल सिक्रेट करती हैं, ताकि हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो ल्यूब्रिकेट रहें और हमारे स्किन की सरफेस को ये प्रोटेक्ट कर सके। और सेबेशियस ग्लैंड्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? ऑयल ग्लैंड्स बोला जाता है, क्योंकि इनका काम क्या होता है? ऑयल सिक्रेट करना हमारी स्किन की पोर्स के लिए। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगी? स्वेट का तो नाम ही आपको पता चल रहा है क्या होता है? पसीना। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगी? स्वेट को रिलीज़ करेंगी। स्वेट ग्लैंड्स आर द टाइनी ग्लैंड्स इन द स्किन। स्किन में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है स्वेट ग्लैंड्स, विच सीक्रेट स्वेट, जो क्या सीक्रेट करती हैं? पसीना या फिर स्वेट सीक्रेट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ या फिर गर्ल्स में पिंपल या एक्ने भी डेवलप होने लगते हैं। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट पिंपल एंड एक्ने ऑन द फेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पिंपल या फिर एक्ने भी डेवलप होने लगते हैं। तो ये पिंपल और एक्ने किस कारण होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की इंक्रीज्ड एक्टिविटी के कारण होते हैं। वो क्या होता है? क्योंकि देखो प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स में लेवल ऑफ हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। These hormones stimulate the sebaceous glands and sweat glands present in the skin. जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स में, उसके कारण सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती हैं। द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स
कोज देम टू सीक्रेट मोर ऑयल। अगर सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो इनका काम तो ऑयल सीक्रेट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होगा। एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, अगर स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो पसीना ज़्यादा आएगा। फिर द एक्सेस ऑयल एंड स्वेट, तो फिर वो ज़्यादा ऑयल और स्वेट सीक्रेट होता है ना, वो हमारी स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है। तो ऑयल स्वेट के एक्यूमुलेशन से, इकट्ठे होने से जो हमारी स्किन के पोर्स हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब पसीना और ऑयल अगर इकट्ठा हो गया तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो बैक्टीरिया ग्रो करने के कारण ही वो जो ब्लॉक हो गए हैं स्किन पोर्स, उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के कारण ही हमारे उसमें स्किन पोर्स में स्वेलिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, और जिसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। The pimples are caused by closed and infected skin pores. Clogged और infected skin pores के कारण ही pimples होते हैं। When outbreaks of too many pimples occur often, अगर बहुत ज़्यादा pimples हुए तो क्या बोला जाता है? Acne. It is considered acne. Pimple and acne occur more commonly during adolescence. Adolescence के टाइम काफ़ी ज़्यादा पिंपल और acne नॉर्मल सी बात होती है। In most boys and girls, pimples and acne diminish over time and tend to disappear by time one reaches the age of 8 or 19 years. बॉयज़ और गर्ल्स में पिंपल और एक्ने और टाइम के साथ साथ डिमिनिश यानी ख़त्म होने लगते हैं और डिसअपियर होने लगते हैं जब वो 18 और 19 ईयर्स की एज को गेन कर लेते हैं। और कईयों में क्या होता है कि अडल्टहुड तक भी ये कंटिन्यू रहते हैं। ये सब होता है किस वजह से? हॉर्मोन्स के कारण। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, की सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कैसे होती है? एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस एनलार्ज एंड डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी के टाइम मेल सेक्स ऑर्गन्स जो कि टेस्टिस पेनिस हैं वो बड़ी होने लगती है, उनका साइज इंक्रीज करने लगता है और कम्प्लीटली डेवलप होने लगती हैं। द टेस्टिस बिगन टू प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म्स एट प्यूबर्टी। जो टेस्टिस होती हैं वो क्या बनाने लगती हैं? प्यूबर्टी के टाइम स्पर्म्स बनाने लगती हैं, क्योंकि प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होने लगेंगे। तो टेस्टिस क्या करती हैं इस टाइम? मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने लगती हैं। दिस मेक्स अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एंड प्यूबर्टी। इन्हीं स्पर्म्स के प्रोडक्शन के कारण ही क्या होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शनल होता है, काम करने लगता है प्यूबर्टी के टाइम। एट प्यूबर्टी द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओवेरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस एनलार्ज एंड डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी के टाइम फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि ओवेरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एनलार्ज होने लगते हैं और कम्प्लीटली डेवलप्ड होने लगते हैं। अब ओवेरी से क्या होगा? एग रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स एट प्यूबर्टी। दिस मेक्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एट प्यूबर्टी। इसके कारण प्यूबर्टी के टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी के टाइम मेंटल, मानसिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एंड इमोशनल भावनात्मक, तो ये सभी मैच्योरिटी गेन करने लगते हैं। When a person reach puberty, he becomes an adolescent. जब कोई इंसान जैसे कि बॉयज़ या गर्ल्स प्यूबर्टी रीच करता है, प्यूबर्टी गेन करता है, तो उसे क्या बोला जाता है कि वो क्या बन चुका है? एडोलसेंट बन चुका है, किशोर हो चुका है। अब ना तो उसे बच्चा बोल सकते हैं ना कम्प्लीटली एडल्ट बोल सकते हैं, एक ट्रांजिशनल स्टेज पर पहुंच चुका है, वो एडोलसेंट बन चुका है। एडोलसेंस कंटिन्यू अप टू एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। जो किशोरावस्था होती है वो 18 से 19 साल तक चलती है, 11-12 साल से स्टार्ट हो जाती है, 18-19 साल तक चलती है। ड्यूरिंग एडोलसेंस ए बॉय रीच मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलसेंस के टाइम जो बॉय या फिर गर्ल है वो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी गेन करने लगता है। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड विच ब्रिंग्स मैच्योरिटी इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इंसान के वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने के तरीके में मैच्योरिटी आने लगती है। उस टाइम वो जो बॉय या फिर गर्ल है ना, वो अपने माइंड में जो भी उसकी चीज़ें चल रही होती है ना, पहले तो ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो उसको सोचता है, उनके बारे में जो भी उसके माइंड में विचार आते हैं ना, थिंकिंग आती है, वो उन पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बारे में सोचता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस मेंटल मैच्योरिटी मेक्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। इसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स में
मोर इंडिपेंडेंस आती है, यानी वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर, पहले के मुकाबले काफ़ी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड विच ऑल्सो ब्रिंग्स इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स में इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आती है, उनमें रीजनिंग, हर चीज़ के पीछे रीज़न जानना, उनको ये ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ के पीछे हमें रीज़न पता होना चाहिए, रीजनिंग हैबिट आती है, हर चीज़ को वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने लगते हैं। इनफैक्ट एडोलसेंस इज़ अ टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर लर्निंग। इसलिए एडोलसेंस को एक ऐसा टाइम पीरियड बोला जाता है जब उनके माइंड की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है कुछ भी नया सीखने की। The changes which occur in the body of boys and girls during adolescence may cause emotional swings। इसके कारण जो चेंजेस होते हैं ना बॉयज़ और गर्ल्स में एडोलसेंस के टाइम, उसके कारण उनमें इमोशनल स्विंग्स भी आते हैं। इमोशनल स्विंग्स मतलब, स्विंग्स का मतलब क्या होता है इमोशनल स्विंग्स, कि सडन एकदम से या तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, चिंता ज़्यादा होगी, उदास ज़्यादा होगी, ये होते हैं इमोशनल स्विंग्स होना। विच आर नॉट बेस्ड ऑन रीजनिंग या फिर नॉलेज, जो रीजनिंग या नॉलेज पर बेस्ड नहीं होते। द अडोलसेंट्स ऑल्सो बिकम सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं। समटाइम्स द एडोलसेंट्स फील इनसिक्योर, कई बार वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं, वाइल ऑफ वन सेक्शन लीडिंग टू नर्वसनेस। समटाइम्स द एडोलसेंट फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। जो उनकी बॉडी और माइंड में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, इनसिक्योर फील करना स्टार्ट करते हैं। इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं, पर फिर भी उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आती है। तो ये होते हैं कि उनके मन में मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन बॉडी एंड माइंड ड्यूरिंग एडोलसेंस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप प्रोसेस। ये जो सभी चेंजेस हो रहे हैं उनके बॉडी और माइंड में एडोलसेंस के टाइम, ये नेचुरल पार्ट है, उनके बड़े होने का ही पार्ट है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू पास थ्रू दिस स्टेज। हर ह्यूमन बीइंग को इस स्टेज से पास होना ही पड़ता है। आवर पेरेंट्स हैव पास थ्रू दिस स्टेज, हमारे पेरेंट्स भी स्टेज से पास हुए हैं। नाउ वी आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज, और हम भी स्टेज से पास हो रहे हैं, और आगे जो भी जनरेशन आएगी वो भी स्टेज से पास होगी, सभी को पास होना पड़ेगा इस स्टेज से। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ह्यूमन में? देखो, एक होती है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे जन्म के टाइम ही थी हमारी बॉडी में। एक होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस जो हमारे जन्म के बाद डेवलप हुई है, जैसे कि बॉयज़ में फेशियल हेयर्स वगैरह ग्रो होना, गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या फिर श्रिल ऑफ वॉइस, उनकी हाई पिच साउंड होती है। तो ये सब होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे जन्म के बाद हमारी बॉडी में आए हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं सेकेंडरी, और प्राइमरी जो जन्म के टाइम है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दो तरह की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन बींग्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी। द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट द बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बर्थ के टाइम थी वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मेल में? टेस्टिस, पेनिस, सेमिनल, वेसिकल, ये सभी क्या थी? तीनों चीज़ें ये क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर थी ना जन्म के टाइम मेल्स में। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल में ओवेरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ये सभी जन्म के टाइम थे। ऐसे नहीं कि बाद में डेवलप हुए, शुरू से ही थे, लेकिन इनकी फंक्शनिंग बाद में स्टार्ट हुई। ठीक है। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन में, इन्हीं का ही तो काम है। लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि फेशियल हेयर्स का ग्रो होना, वॉइस में चेंज होना, एडम्स एप्पल का बॉयज़ में ग्रोथ होना, ये सभी सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जिसके कारण विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल मैच्योर मेल एंड फीमेल बट नॉट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअली मैच्योर मेल्स और फीमेल्स में डिस्टिंग्विश यानी उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के काम आती है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।
जैसे कि बॉडी पार्ट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स विच मेक इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ह्यूमन्स वो बॉयज़ में क्या होता है, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है। तो ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल हुई, जिसके कारण सेक्शुअली मैच्योर मेल्स और फीमेल्स में फ़र्क किया गया कि ये फेशियल हेयर को देख के हमें पता चलता है ना कि ये बंदा मेल है। तो यही है भाई सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आफ्टर बर्थ डेवलप हुई हैं, और ये कब डेवलप होती हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में क्या है, हेयर ग्रो ऑन फेस, उनके फेस पे हेयर की ग्रोथ जन्म के टाइम तो नहीं थी, बाद में हुई ना, तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। शोल्डर एंड चेस्ट ब्रॉडन, उनके शोल्डर और चेस्ट चौड़े होना बॉयज़ में, डीपर वॉइस होना, लो पिच वॉइस होना उनकी, एडम्स एप्पल डेवलप इन द फ्रंट ऑफ थ्रोट इन बॉयज़, बॉयज़ के थ्रोट के फ्रंट में एडम्स एप्पल का डेवलप होना, ये सभी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉयज़ में, जो मेल सेक्स हार्मोन्स के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है ना, टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से, हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज़ में प्रोड्यूस होती हैं। अब फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, हिप्स ब्रॉडर, बिकम मोर कर्ड एंड प्रोमिनेंट इन गर्ल्स, ए श्रिल वॉइस इन गर्ल्स, ये सब भी हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती हैं। अब ओवेरीज में एक हार्मोन बनता है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, उसकी वजह से ये सारी जो डेवलपमेंट है ना सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी ग्रोथ को लेकर, उनकी वॉइस को लेकर, उनके फेशियल हेयर्स को लेकर, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ये सभी काम एक केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा किया जाता है जिन्हें क्या बोला जाता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर मेड एंड सीक्रेट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं स्पेशलाइज्ड, जो हार्मोन्स को बनाते हैं, उन्हें सीक्रेट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। द हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ही डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ही इन्हें सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमारी बॉडी में इसे सर्कुलेट करता है। हार्मोन्स एक्ट एन स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेसिफिक ऑर्गन इन द बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये बनते तो कहीं हैं लेकिन इनका टारगेट किसी और ऑर्गन में, ऑर्गन की तरफ होता है, जिसे बोलते हैं टारगेट साइट बोलते हैं। ए हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बट कोज अ पर्टिकुलर इफेक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो हार्मोन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो इफेक्ट होता है बॉडी के दूसरे पार्ट में होता है इनका। हार्मोन्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, हार्मोन कई तरह के होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है ना वो भी अलग अलग होता है। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन, जो हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंट्रोल और उनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो उन हार्मोन्स को बोला जाता है सेक्स हार्मोन्स। और कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, ये कॉमन सेक्स हार्मोन्स हैं, इनके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कॉमन है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ए ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, ग्लैंड क्या होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, रिलीज़ करती है। एक ग्लैंड इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू, जो ग्लैंड होती है ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यूज़ की बनी हो सकती है। दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड।
जो ग्लैंड अपने प्रोडक्ट को सीक्रेट करे यानी रिलीज करे किसी एक ट्यूब में, उसे बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट। डक्ट का मतलब भी ट्यूब होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें एक डक्ट होती है, ट्यूब होती है अपने सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवा रिलीज करती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ना, ये अपने स्लाइवा को एक स्लाइवरी डक्ट में रिलीज करती हैं, तो इन्हें बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड्स हो गई, स्पेशियस ग्लैंड्स हो गई, ऑयल ग्लैंड्स जो हमने अभी पढ़ी थी, ये सभी क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती। ए ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट एंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये सीधा ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है। इनके पास कोई ट्यूब नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, यानी ट्यूबलेस, ट्यूब नहीं है ना, ट्यूबलेस, डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या बनाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होती है, थायराइड ग्लैंड होती है गले में, और एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हाइट वगैरह को मेंटेन रखती है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, और एड्रेनल ग्लैंड होती है। सम ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी फंक्शन बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स हैं जो दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह। अब जैसे पैनक्रियाज हैं, इंसुलिन को रिलीज़ करना इसका काम होता है। टेस्टिस, ओवेरीज, इनका काम होता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज दियर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पर्सन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करेंगे अपने हार्मोन को, लेकिन और ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये कंसर्न बॉडी पार्ट, यानी जो इनका टारगेट साइट है ना, कंसर्न बॉडी पार्ट है, जो टारगेट साइट है वो उस तक किसकी हेल्प से पहुंचती है? ब्लड की हेल्प से ही पहुंचते हैं ये हार्मोन, और उसके ऊपर ये वर्क करती है, एक्ट करती है।